सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड सबसे पहले हम डॉक्टर एम एल टायलर की टेक्स्ट बुक से शुरू करते हैं। तो हैनेमैन ने कहा है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो रिजिड फाइबर के लोगों में ज़्यादा अच्छा काम करती है दैन टू डोज विद अ लैक्स फाइबर। ठीक है, मतलब इट एक्ट्स बेटर इन ब्रूनेट पीपल दैन ब्लॉन्ड पीपल and indeed it is one of the drugs that suggested by the appearance of the patient brown eyed makes one at once consider नाइट्रिक एसिड एज अ पॉसिबल रेमेडी। तो ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको आप बाय अपीयरेंस जज कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंडिकेशंस है वो डॉक्टर हैनेमैन ने बार बार कही है कि ये रिजिड फाइबर के लोगों में ज़्यादा अच्छा काम करती है पास देयर मिडल एज। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। और नाइट्रिक एसिड एक ऐसी दवाई है जिसका अगर आपको सिम्टम कॉम्प्लेक्स पता लग जाता है तो ओपीडी में आपको अगर ये मिलती है तो बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम होते हैं और आप बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो इसके लिए डॉक्टर एम एल टायलर कहते हैं डिज़ायर फॉर फैट, डिज़ायर फॉर सॉल्ट, चिलीनेस एंड इंडिफरेंस। तो ये सारी चीज़ें हमें नाइट्रिक एसिड के पास ले आती हैं। बट अगर आप देखोगे तो डिज़ायर फॉर फैट एंड सॉल्ट में सिर्फ सल्फ़र ही एक ऐसी रेमेडी है पूरी रेपर्टरी के अंदर जो नाइट्रिक एसिड के साथ compete कर सकती है। ठीक है, बट स्टिल सल्फर इज इन लोअर टाइप एंड नाइट्रिक एसिड हायर टाइप में होती है। और बहुत ही कम, ये तो था कि फैट और सॉल्ट दोनों की क्रेविंग किस में है, तो नाइट्रिक एसिड और सल्फर में। बहुत ही कम ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनके अंदर फैट की क्रेविंग होती है, जैसे आर्सेनिक, हेपार सल्फ, नाइट्रिक एसिड, नक्स वोमिका एंड सल्फर, इन सब के अंदर फैट की क्रेविंग होती है। और इसमें से जो आर्सेनिक, हेपार सल्फ और नक्स वोमिका है, इसमें सॉल्ट की क्रेविंग नहीं होती। वाइल जो मेंटालिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड एज इट सीम्स टू अस इज़ मोर डेट ऑफ सीपिया। मैंने आपको बताया कि फैट और सॉल्ट की क्रेविंग के साथ जो मेंटालिटी है वो इनडिफरेंस की है, तो सीपिया जैसी मेंटालिटी है नाइट्रिक एसिड की, तो आप बिल्कुल ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, जबकि जो सीपिया पेशेंट होती है उसमें फ़ैट बिल्कुल भी नहीं पसंद होता, फ़ैट उसको एवर्जन होता है, फ़ैट नहीं खाना चाहती है ना, एंड क्रेविंग भी नहीं होती सॉल्ट की। तो नाइट्रिक एसिड का जो सिम्टम कॉम्प्लेक्स है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर आपको मिल रहा है। तो इसमें देखो, चिली सबसे पहला, चिली थर्मल रिएक्शन, डिप्रेस्ड, इनडिफरेंट, इंटॉलरेंट ऑफ सिंपैथी, sensitive to noise, pain, touch and jar, irritable, suspicious, obstinate and restless, fears death, worse wind, thunder and wet, has profuse sweat of hands and feet। अभी हमने जो पिछली रेमेडी पढ़ी थी नक्स मॉस्केटा, उसके अंदर हमने देखा था कि उसमें पर्सपिरेशन नहीं होती, पर्सपायरेशन बहुत कम होती है, जबकि जो नाइट्रिक एसिड है इसमें पर्सपायरेशन है प्रोफ्यूज, हैंड और फीट पे ज़्यादा अतर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, डॉक्टर हैनेमैन कहते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है ये ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा यूज़फुल होती है वो सफ़र फ्रॉम डायरिया, जैसा पल्सेटिला में होता है। बट डॉक्टर क्लार्क कहते हैं कि उन्होंने इसे कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत बार यूज़ किया है, और इसके लिए डॉक्टर जो क्लार्क हैं वो जो आर्गूमेंट देते हैं वो ये कहते हैं कि हमें हमेशा जो पॉजिटिव सिम्टम है उनको ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव सिम्टम। जैसे डॉक्टर हैनेमैन ने कहा कि ये डायरिया वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है रादर देन कॉन्स्टिपेशन। इसमें जो डायरिया वाला जो सिम्टम है वो पॉजिटिव सिम्टम है और जो कॉन्स्टिपेशन वाला सिम्टम है वो नेगेटिव सिम्टम है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो नेगेटिव वाला सिम्टम है ये कभी मिलेगा ही नहीं आपको, हम ये सिम्टम भी मिलेगा कभी ना कभी। इसी पे डॉक्टर जे.एच. क्लार्क एम्फेसाइज करते हैं। तो ये मैं पूरा जो पैराग्राफ है ये डॉक्टर एम एल टायलर की बुक से पढ़ रहा हूँ। क्लार्क वॉज ऑलवेज इंसिस्टेंट अबाउट दिस दैट वाइल पॉजिटिव सिम्टम्स आर ऑल इम्पॉर्टेंट, नेगेटिव सिम्टम्स आर लेस सो। नेगेटिव सिम्टम्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे डॉक्टर हैनेमैन ने कहा कि कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स में ये कम अच्छा काम करेगी, बट ऐसा नहीं है। For instance, that the fact that person cannot kneel without faintness or giddiness or whatever it may suggest sepia, the only drugs that appear in the remedy as worse kneeling। देखो, रेपर्टरी में सिर्फ सीपिया है वर्स बाय नीलिंग में, है ना, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर हमें ये सिम्टम नहीं मिल रहा तो हम सीपिया कभी प्रिस्क्राइब ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको बाकी पूरी सिम्टम पिक्चर मिल रही है सही से तो आप सीपिया प्रिस्क्राइब कर सकते हो, अगर वो ये सिम्टम इतना पॉजिटिवली नहीं मिल रहा आपको तो भी। ठीक है, सो इस सिम्टम का प्रेजेंट ना होना, जैसे डॉक्टर हैनेमैन ने कहा कि डायरिया वाले पेशेंट्स में ज़्यादा अच्छा काम करती है, तो ऐसे ही
कॉन्स्टिपेशन का प्रेजेंट होना और डायरिया का प्रेजेंट ना होना कभी भी कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं करता नाइट्रिक एसिड को, बस ये बताता है कि डायरिया इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो और डॉक्टर क्लार्क फिर ये भी कहते हैं कि अगर ऐसे कोई नेगेटिव सिम्टम होते हैं तो आप इनको कम इम्पोर्टेंस दो एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव सिम्टम्स। फिर वो कहते हैं कि जो नीलिंग से, मतलब अब हम ये थोड़ी बोलेंगे कि किसी पेशेंट को आर्थराइटिस है और वो नील नहीं कर सकता तो उसे हम सीपिया दे देंगे, नहीं, ये उसका कॉमन सिम्टम है। ऐसे केस में सीपिया कभी काम ही नहीं करेगी, इट इज़ समथिंग एल्स। ये बिल्कुल पैथोलॉजी से हटके आपको डिफाइंड मिलेगा हमेशा पेशेंट के अंदर। जो मॉर्बिडिटी होती है ना, वो बहुत पैथोलॉजी से आपको हमेशा अलग सी दिखेगी, तो वही आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया एक कैरेक्टरिस्टिक इसका नाइट्रिक एसिड का कि इसको क्रेविंग होती है फैट और सॉल्ट की। दूसरा अनमिस्टेकेबल जो इसका सिम्टम है, जो फीचर है नाइट्रिक एसिड का, वो है स्प्लिंटर लाइक पेन्स। ऐसा लगता है कि जिन भी पार्ट्स में पेन हो रहा है उसमें एक स्प्लिंटर घुसा हुआ है, एक स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन है। बट ये जो भी ये स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन है, इट रिक्वायर्स अ टच और मूवमेंट टू एलिसिट इट, ठीक है। मतलब पहले थोड़ा सा ट्रिगर पॉइंट चाहिए जिससे वो स्प्लिंटर लाइक पेन स्टार्ट होगा और उसके बाद वो बढ़ता ही चला जाएगा, जैसा कि इसमें स्टूल में होता है। इसीलिए कभी भी नाइट्रिक एसिड का कोई पेशेंट होगा, उसके आप एनएस को एग्जामिन कर रहे होगे, सो इतना ज़्यादा चिल्लाएगा क्योंकि आपका वो थोड़ा सा जो आपने मूवमेंट एलिसिट किया उसके एनएस में, उससे उसमें स्प्लिंटर लाइक पेन स्टार्ट हो गए, ठीक है। और जो नाइट्रिक एसिड होती है वो ऑरिफिसिस पर काम करती है। अब ऑरिफिसिस वो होती हैं जगह जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, जैसे ये लिप्स जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन है और ये हमारी स्किन से मीट कर रहे हैं, तो दीज आर द ऑरिफिसिस। तो माउथ हो गया, एनएस हो गया, इन जगहों पे ऑरिफिसिस पे बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें जो पिक्यूलियरिटी है पेन की वो है स्प्लिंटर लाइक पेन्स, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द लोकेशन। हाँ, एक और चीज़ कि जो नाइट्रिक एसिड है उसको एंटीसाइकोटिक रेमेडी बताया जाता है थूजा के साथ। जैसे थूजा किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक है, वैसे ही नाइट्रिक एसिड को भी बिल्कुल सेम लेवल पे रखा जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाकी दोनों में एजम्स में काम नहीं करेगी। डॉक्टर एमएल टाइलर के अकॉर्डिंग ये तीनों में एजम में काम करती है। और अभी हम एलेंस की नोट्स भी पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे सोरा हो, सिफिलिस हो, साइकोसिस हो, तीनों के अंदर नाइट्रिक एसिड इक्वली इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी भी एक मैज़म में प्रीडोमिनेंस है, किसी भी एक मैज़म की प्रीडोमिनेंस है नाइट्रिक एसिड में। तीनों मैज़म इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर नाइट्रिक एसिड पेशेंट। और जब बहुत डीप पैथोलॉजी हो किसी के अंदर तो उसमें नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। क्रॉनिक डिजीज़ में नाइट्रिक एसिड इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़, ठीक है। अब जो इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑफेंसिवनेस। इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, ऐसा लगेगा हॉर्स जैसा यूरिन है, हॉर्स के लाइक। तो ये बहुत पिक्यूलियर है नाइट्रिक एसिड का, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिम्टम है। बट यहाँ पे ना एक और थोड़ा सा एक पिक्यूलियर सिम्टम बताना चाहूँगा। अगर इसके साथ आपको कोल्डनेस मिल रही है, इट फील्स कोल्ड एज इट पासिस, डॉक्टर एमएल टाइलर की मटीरिया मेडिका में लिखा हुआ है ये सिम्टम, इट फील्स कोल्ड एज इट पासिस। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही रेमेडीज़ हैं, ठीक है, अगैरिकस और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो आपको याद रखना, बट अगैरिकस भी लोअर टाइप में है, नाइट्रिक एसिड। सो सिर्फ हॉर्स में, मतलब जो यूरिन है वो स्मेलिंग लाइक अ हॉर्स यूरिन, सिर्फ ये सिम्टम नहीं है, इट फील्स कोल्ड एज इट पासिस, ये भी है। ये पूरा एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स है, यूरिनरी सिम्टम कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको याद रखना है नाइट्रिक एसिड के लिए। ऐसी जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो बहुत काम आती है, ठीक है। फिर आगे डॉक्टर नैश लिखते हैं इसमें कि नो रेमेडी हैज़ अ मोर डिसाइडेड एक्शन अपॉन द एनस एंड वन वेरी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इज ग्रेट पेन आफ्टर द पैसेज ऑफ स्टूल। मैंने आपको बताया कोई भी मूवमेंट एलिसिट की एनएस में, उसके बाद जो स्प्लिंटर लाइक पेन स्टार्ट होंगे ना वो घंटों तक रहेंगे। तो ऐसे ही उसने स्टूल पास किया, उसकी वजह से क्या हुआ, मूवमेंट इनिशिएट हो गई। एक बार इनिशिएट हो गई तो स्प्लिंटर लाइक पेन हो गए। सो ही वॉक्स द फ्लोर इन एगोनी ऑफ पेन फॉर एन आवर और 2 आफ्टर अ स्टूल। ऐसा और किस में होता है, रेटेनिया में होता है, ठीक है। और डाइजेंट्री में होता है ये सिम्टम। तो नक्स वोमिका से आप इसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो नक्स वोमिका में क्या होगा, आफ्टर पैसेज ऑफ स्टूल पेन जो है रिलीव हो जाएगा। मर्क्यूरियस में क्या होगा, टेनिस्मस होगा, बिफोर द स्टूल, ड्यूरिंग द स्टूल एंड आफ्टर द स्टूल। और नाइट्रिक एसिड में क्या होगा, जैसे ही स्टूल स्टार्ट हुआ और आफ्टर द पैसेज ऑफ स्टूल पेन बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए, 1-2 घंटे तक पेन ही होता रहा। और पेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, स्प्लिंटर लाइक पेन। और इसमें जो नेक्स्ट बात मैंने आपको बताई थी
नाइट्रिक एसिड हेल्प्स इन ऑल हैनेमन्स क्रॉनिक डिजीज, सिफिलिस हो, गोनोरिया हो और सोरा हो, चाहे मर्क्यूरियल पॉइजनिंग हो, ओवरडोजिंग हो, इन सब में नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। और डॉक्टर जे.एच. क्लार्क कहते हैं नाइट्रिक एसिड एक एंटीडोट है अगर किसी को पोटेशियम आयोडाइड की भी ओवरडोजिंग हो रखी हो। अब पोटेशियम आयोडाइड जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है एक्टिनोमाइकोसिस के ट्रीटमेंट में, एक्टिनोमाइकोसिस। तो अगर किसी को एक्टिनोमाइकोसिस हुआ हो और उसमें पोटेशियम आयोडाइड यूज़ किया हो बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से बाद में उसकी तबीयत और ख़राब हो गई हो, तो उसमें आप एज एन एंटीडोट नाइट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और थूजा के साथ मैंने आपको बताया कि नाइट्रिक एसिड बिल्कुल थूजा के लेवल पे साइकोटिक रेमेडी है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और डॉक्टर हैनेमन कुछ ही रेमेडी का ऑल्टरेशन बताते हैं कि आपने एक रेमेडी दी, वेट किया, उसका एक्शन कंप्लीट हुआ, फिर दूसरी दे दी। तो सिर्फ यही मेथड ऑफ ऑल्टरेशन बताया गया अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनेमन, जैसा कि ब्रायनिया और रस्टॉक्स में आप कर सकते हो इन टाइफाइड फीवर, और दूसरा नाइट्रिक एसिड और थूजा में कर सकते हो इन द केसेस ऑफ साइकोसिस और गोनोरिया, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस बुक ड्रग पिक्चर्स बाय डॉक्टर एम.एल. टाइलर। अब देखते हैं हम इसका स्फीयर ऑफ एक्शन डॉक्टर सी.एम. बोवर की बुक से, उसके बाद इसके की नोट्स पढ़ लेंगे। तो मार्जिन्स ऑफ आउटलेट्स स्फीयर ऑफ एक्शन में सबसे पहला मैंने आपको बताया मार्जिन्स ऑफ आउटलेट्स, चाहे माउथ हो, लिप्स हो, एनस हो, तो ये सारी जगह थ्रोट, एनस, माउथ। ग्लैंड्स में भी लिवर, प्रोस्टेट, सलाइवरी ग्लैंड, देन ट्यूबुलर ऑर्गन्स, ब्लड एंड स्किन। सो दिस इज द स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। आप नोट भी कर सकते हो अपनी एलेंस की नोट में। एक बार बस बोरिक से इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बोरिक में इंट्रोडक्शन में लिखा है कि वही जो मैंने आपको बताया कि स्पेशल सीट ऑफ एक्शन है आउटलेट्स ऑफ द बॉडी, जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन मीट कर रही है। पेन होगा स्प्लिंटर जैसा, स्टिकिंग पेन्स, मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन ऑल सिम्टम्स वाइल राइडिंग इन अ कैरेज। इवन जो अभी हम देखेंगे ईयर का सिम्टम है, जब वो कैरेज राइडिंग कर रहा होगा तो उसमें ईयर के सिम्टम में भी, या फिर नॉइस में जब वो होगा तो उसे बेटर सुनाई देगा। ग्रेफाइटिस में भी होता है यही सेम सिम्टम। एंड एक्ट्स बेस्ड ऑन डार्क कॉम्प्लेक्शन्ड पीपल, मैंने बता दिया आपको अभी पहले ही इसका कॉन्स्टिट्यूशन। पास देयर मिडल लाइफ, सिफिलिस। अब देखो वैसे ये एंटी साइकोटिक रेमेडी है, अभी डॉक्टर बोरिक खुद लिखेंगे ये एंटी साइकोटिक रेमेडी है, बट यहाँ पे उन्होंने सिफिलिस लिखा है। आफ्टर अब्यूज ऑफ मर्करी, पेन अपीयर एंड डिसअपियर सडनली। अब बेलाडोना, मैगफॉस, नाइट्रिक एसिड, यूपेटोरियम परफोलेटम, ये सारी ऐसी रेमेडीज हैं, पेन अपीयर एंड डिसअपियर सडनली। हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है कि जो नाइट्रम सल्फ में है, थूजा में है, कि वेट वेदर से दिक्कत शुरू हो जाती है। एंड देन उन्होंने लिख दिया साइकोटिक रेमेडी। सो ये था इंट्रोडक्शन। आगे भी थोड़ा सा पैराग्राफ है बट वो मैं शायद आपको बता चुका हूँ कि ब्लिस्टर्स एंड अल्सर्स इन द माउथ, टंग, जेनाइटल्स विच ब्लीड इजीली, है ना। फिजर्स विद पेन इन रेक्टम ड्यूरिंग स्टूल, ऐसा लगेगा कि रेक्टम पूरा एज इफ रेक्टम वॉज टॉर्न। ऑल डिस्चार्जेज आर वेरी ऑफेंसिव, और सबसे ज़्यादा ऑफेंसिव होगा यूरिन, ठीक है, स्पेशली यूरिन। और कैकेक्सिया मतलब कि वीकनेस, अगर सिफिलिस की वजह से, स्क्रोफुला की वजह से, इंटरमिटेंट फीवर की वजह से विद लिवर इन्वॉल्वमेंट। अब इंटरमिटेंट फीवर विद लिवर इन्वॉल्वमेंट, सोच के देखो, मलेरिया याद आ रहा है ना, इंटरमिटेंट फीवर विद लिवर इन्वॉल्वमेंट। तो मलेरिया फीवर में अगर कैकेक्सिया हो गया हो तो उसमें भी आप दे सकते हो। देन एनीमिया और ग्रेवल आर्थराइटिस, कैपिलरी ब्लीडिंग आफ्टर क्यूरेटेज। सो दिस इज द इंडिकेशंस फ्रॉम बोरिक। और बोरिक से हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ना पसंद करते हैं, इसके बाद पूरी बोरिक की एक सीरीज़ ही लेकर आऊँगा जिसमें से बोरिक से सारे सिम्टम्स को देखेंगे। अभी हमारी एलेंस की सीरीज़ चल रही है, सो एलेंस की नोट्स से सिम्टम्स पढ़ने शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला वही कॉन्स्टिट्यूशन है इसका, नाइट्रिक एसिड है, डॉक्टर हैनेमन प्रूवर हैं। फीवर ब्लिस्टर्स अराउंड माउथ, तो टाइफॉइड में हो जाते हैं ना फीवर ब्लिस्टर्स अराउंड माउथ, तो नाइट में और रस्टॉक्स में भी ये सिम्टम होता है। देन नाइट्रिक एसिड आपको पता ही है कि कितना कोरोसिव होता है नाइट्रिक एसिड, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कोरोसिवनेस की वजह से जो म्यूकस आउटलेट्स हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा अल्सरेशन हो रही है, इतना ज़्यादा स्प्लिंटर लाइक पेन हो रहा है, ठीक है। स्पेशली सूटेड टू थिन पर्सन्स ऑफ रिजिड फाइबर, देखो फिर से रिजिड फाइबर आ गया। डार्क कॉम्प्लेक्शन, ब्लैक हेयर एंड आइज, द ब्रूनेट रादर दैन द ब्लॉन्ड, एंड नर्वस टेम्परामेंट। पर्सन सफरिंग विद क्रॉनिक डिजीज हु टेक कोल्ड इजीली एंड आर इजीली डिस्पोज टू डायरिया। देखो यहाँ पे भी वही सिम्टम आया कि जिनको डायरिया ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉन्स्टिपेशन।
रेयरली टू दोज हु सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। देखो डॉक्टर हैंडमैन की विजडम है ये कि उन्होंने ना इस चीज़ को कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं किया, उन्होंने लिख दिया रेयरली। रेयरली का मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन अगर है पेशेंट में तो दिस इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इसका मतलब है कि आपको बाकी सिम्टम्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो दैट्स इट, दैट्स what he is trying to say. Old people with great weakness and diarrhea, old people with great weakness and diarrhea. Then mental generals after continued loss of sleep है किसी को, अब किसी को बहुत क्रॉनिक इलनेस होगी तो क्या होगा, इंसोम्निया ही तो होगा ना, लॉस ऑफ स्लीप, लॉन्ग लास्टिंग एंग्जाइटी। तो ये देखो इसकी सारी कॉजेशन ना क्रॉनिक डिजीज की कॉजेशन है कि किसी को क्रॉनिक डिजीज होगा तो उसको ये सारी चीज़ें रहेंगी। देखो पहले नींद जाएगी, इंसोम्निया होगा, फिर बहुत ज़्यादा उसको चिंता रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग एंग्जाइटी, देन ओवर एक्सर्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड फ्रॉम नर्सिंग द सिक। अब नर्सिंग द सिक, जैसे घर में कोई बीमार हुआ और उसकी सेवा करते करते आप खुद ही बीमार पड़ गए, सो उसमें भी कितना ज़्यादा ओवर एक्सर्शन होता है ना, घर पे कोई अब हमारी फैमिली का बीमार पड़ जाता है तो उसमें आप कॉक्यूलस, नाइट्रिक एसिड ऐसी रेमेडीज सोच सकते हो। या फिर किसी के डियरेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई, कितना बड़ा लॉस है कि आपका बिल्कुल जो सबसे बेस्ट फ्रेंड था उसकी डेथ हो गई, तो ये इसमें भी नाइट्रिक एसिड सोची जा सकती है। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस देखो सीपिया जैसी मेंटल साइंस के, सीपिया जैसे टायर्ड ऑफ लाइफ, सैडनेस बिफोर मेंसेस, देन ग्रेट एंग्जाइटी अबाउट हिज डिजीज। मैंने बोला क्रॉनिक डिजीज का पेशेंट है, ग्रेट एंग्जाइटी अबाउट हिज डिजीज, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट ट्रबल्स, एंड इसमें एक फियर होता है मॉर्बिड फियर ऑफ कॉलेरा, आर्सेनिकम में भी होता है, उसको ऐसा लगता है उसको कॉलेरा हो जाएगा। तो कॉलेरा का मेन सिम्टम क्या है, डायरिया ही तो होता है ना मेन सिम्टम। सो वो जो बार बार उसको कॉन्टिन्यूअल डायरिया हो रहा है ना, उसको लगता है कि कॉलेरा हो जाएगा, ठीक है। सो मॉर्बिड फियर ऑफ कॉलेरा। डिप्रेस्ड एंड एंग्शियस इन द इवनिंग, इरिटेबल, हेडस्ट्रॉन्ग, हेटफुल, देखो हेटफुल है, विंडिक्टिव है, बदला लेने की टेंडेंसी रहती है नाइट्रिक एसिड के पेशेंट के अंदर, इनवेटरेट, इल विल्ड, अनमूव्ड बाय अपॉलॉजीज। अब देखो जो ये गलत गलत हेटरेट की फीलिंग्स है ना, ये हमें लगता है कि ये सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, बट ये दूसरों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाती। हमारे अंदर जितनी भी हेटरेट की फीलिंग्स है ये सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाती है। डॉक्टर केंट कहते हैं कि जितनी भी इलनेस है, ऑल दोज इलनेसेस आर मेंटल इलनेसेस, वो सबसे पहले आपके दिमाग में बनेगी, पहले हेट आएगा, ऐसे गलत थॉट आएंगे कि हम किसी दूसरे को परेशान करें, उसके साथ बुरा कर दें। अब ये जो थॉट है ये सिन है ना, स्पिरिचुअली देखा जाए ये सब पाप है। सो जितनी भी डिजीज़ है उनका ओरिजिनेट, उनका जो ओरिजिन है वो सिन से ही हुआ है, उनका ओरिजिन पापों से ही हुआ है। और ये मेरी लाइन नहीं है, डॉक्टर केंट ने अपनी फ़िलॉसफी में लिख रखा है। आप केंट फ़िलॉसफी जब पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने कितनी ज़्यादा डीप इंसाइट दे रखी है कि सबसे पहले जो हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो बीमार पड़ता है, हमें सही गलत की समझ नहीं रह जाती, हम लोगों के साथ गलत करना स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज़ द कॉज ऑफ ऑल द क्रॉनिक डिजीज़, जहाँ से हमारी सारी क्रॉनिक डिजीज़ स्टार्ट होती हैं। सो जो आपका माइंड है दैट इज़ द सोल थिंग जिसको आपको प्योर रखना है अगर आपको फ्री फ्रॉम डिजीज़ रहना है। बाकी सारी चीज़ें अपने आप सेकेंडरीली होती जाएंगी, वो सब इफ़ेक्ट है, जो मेन कॉज है दैट इज़ द माइंड, दैट इज़ ओनली द माइंड। हमेशा याद रखना किसी भी सिकनेस का मेन कॉज इज़ ओनली द माइंड। और अगर आप स्पिरिचुअली सिक हो सो यू कैन नेवर बी फिजिकली फिट, आप हमेशा सिक रहोगे। मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा है, उनकी बॉडी एकदम फिट होती है, स्टिल दे आर सफरिंग बिकॉज देयर माइंड इज सिक। सो माइंड इज़ द अल्टीमेट थिंग जिसको आपको प्योर रखना है, फ्री फ्रॉम एनी इलनेस। ये जो हेट, विंडिक्टिवनेस, ये जो बदला लेने की टेंडेंसी, एक दूसरे को नीचे गिराने की टेंडेंसी रहती है ना लोगों में, ये सबसे ज़्यादा हार्म हमें खुद को करती है, हमें खुद को नीचे गिराती है। सो दिस इज़ द थिंग जो बाकी फ़िलॉसफीज़ पढ़ के मुझे समझ आया है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट ये व्यू रहा है उनका, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं क्योंकि यहाँ पे देखो क्रॉनिक डिजीज़ के लिए नाइट्रिक एसिड कितनी अच्छी रेमेडी है, एंड क्रॉनिक डिजीज़ का जो कॉज है वो यही है, इरिटेबल, हेडस्ट्रॉन्ग, हेटफुल, विंडिक्टिव, इनवेटरेट, इल विल्ड, है ना। आप में विल, आपकी विल पावर ही अच्छी नहीं है, कुछ अच्छा आप करना ही नहीं चाह रहे। अनमूव्ड बाय अपॉलॉजीज, भले ही किसी ने कुछ भी गलत किया आपके साथ बट उसने आपसे माफ़ी मांगी, आपने माफ़ नहीं किया, आपने ये सोचा कि मेरे को बदला लेना है, वो चीज़ आपको अफेक्ट करेगी सबसे ज़्यादा। सो दिस इज़ द कॉजेशन, इटियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। तो ये सिम्टम वैसे मेंटल जर्नल्स में आपने पढ़ के छोड़ दिया
तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, बट आपने इसकी डेप्थ समझी तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया ये सिम्टम, ठीक है। देन आगे चलते हैं, फिजिकल जनरल्स। थर्मल रिएक्शन में बता चुका हूँ, चिली होता है। एक्सेसिव फिजिकल इरिटेबिलिटी, पेन्स, स्टिकिंग हो गए, प्रिकिंग एज फ्रॉम स्प्लिंटर्स, सडनली अपेयरिंग एंड डिसअपेयरिंग, बेलाडोना, मैकफॉस, यूपेटोरियम परफोरेटम, ठीक है। ऑन चेंज ऑफ टेम्परेचर और वेदर, स्लीपिंग के टाइम पे पेन होंगे, ग्रोइंग हेयर एंड देयर एज फ्रॉम अल्सर्स फॉर्मिंग, ठीक है, ऐसा लगेगा पूरी बॉडी में अल्सर्स हो रहे हैं। फैट की क्रेविंग होती है। सेंसेशन ऑफ बैंड अराउंड द हेड, ऐसा लगेगा कि एक बैंड जैसा सेंसेशन है अराउंड द हेड। कार्बोलिक एसिड सल्फर में भी ऐसा होता है। ऐसा लगेगा कि एक स्प्लिंटर है अफेक्टेड पार्ट्स में, जहाँ भी पेन हो रहा है वहाँ पे कुछ कांटा चुभ रहा है। तो अल्सर्स हो सकते हैं, पाइल्स हो सकता है ना, रेक्टम में पाइल्स जब हो जाता है तो स्प्लिंटर लाइक पेन्स ही होते हैं वहाँ पे। थ्रोट हो सकता है। इनग्रोइंग टोनेल में भी ऐसा लगेगा, इनग्रोइंग टोनेल है जो पैरों के अंगूठे का नेल है, उसमें भी स्प्लिंटर, ऐसा लगेगा कोई कांटा चुभा हुआ है। एंड एग्रेवेशन ऑन स्लाइटेस्ट कॉन्टैक्ट, मैंने आपको बताया था एक स्टिमुलस चाहिए होता है इस सारे पेन को शुरू होने के लिए, तो एग्रेवेशन है स्लाइटेस्ट कॉन्टैक्ट से। मैंने बोला कि एनएस को एग्जामिन करोगे ना नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को, तो वन ऑफ द वर्स्ट थिंग होगी, वो इतना बुरा चिल्लाएगा क्योंकि 1 घंटे तक उसको पेन होता रहेगा, वो समझेगा कि डॉक्टर ने कुछ गलत कर दिया उसके साथ। बट दिस इज द सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। डिस्चार्जेस जो होंगे ऑफेंसिव होंगे, एक्रिड होंगे, ब्राउन, डर्टी या येलोइश ग्रीन कलर के होंगे। अब ब्राउन और डर्टी एंड येलोइश ग्रीन, तो गोनोरिया याद रखना, साइकोसिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है नाइट्रिक एसिड, तो गोनोरिया याद रखना। रेयरली लॉडेबल पस, अफेक्ट स्पेशली द म्यूकस आउटलेट्स ऑफ द बॉडी। देखो फिर से म्यूकस आउटलेट्स ऑफ द बॉडी, स्किन एंड वेयर द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जॉइन, जहाँ पे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जॉइन कर रही है, ठीक है। माउथ हो गया, नोज हो गया, रेक्टम हो गया, एनएस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, वेजाइना हो गया। म्यूरियाटिक एसिड में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। देन अल्सर्स, इजीली ब्लीडिंग, देखो ब्लीडिंग टेंडेंसी रहती है नाइट्रिक एसिड में फॉर श्योर। इसमें जो अल्सर्स होंगे बहुत इजीली ब्लीड करते हैं। इन कॉर्नर्स, यहाँ वाले, यहाँ पे या कहीं भी अगर अल्सरेशन होगी ना, इवन पाइल्स भी होगी ना, उसमें भी ब्लीडिंग होगी इजीली। नाइटम्यूर में हो सकता है। स्प्लिंटर लाइक पेन्स स्पेशली ऑन कॉन्टैक्ट, मैंने बोला पेन जब भी होंगे वो एक स्टिमुलस से इनिशिएट होंगे, जैसे हेपारसल्फ है ना। हेपारसल्फ में क्या होता है, ओवर सेंसिटिविटी होती है जिसकी वजह से थोड़ा सा भी इवन स्लाइटेस्ट टच प्रोवोक्स द पेन, है ना, हेपारसल्फ। देन जिगजैग इरेगुलर एजेस, अब अल्सर्स का पूरा वो बता रहे हैं तो अल्सर्स पे ना शॉर्ट नोट आता है तो मैं भी एक बार ठीक से पढ़ लेता हूँ। बेस लुक्स लाइक रॉ फ्लैश, बिल्कुल रॉ फ्लैश जैसा बेस लगता है। एक्सुबरेंट ग्रैनुलेशंस आफ्टर मर्करी, अब देखो मर्करी मतलब मर्करी का ओवरडोजिंग हुई है तो किसी को नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। और सिफिलिस, या फिर सिफिलिस है किसी को, एंड ग्राफ्टेड ऑन अ स्क्रोफिलस बेस। अभी डॉक्टर एम एल टाइलर की बुक से जब मैं ड्रग पिक्चर्स पढ़ रहा था और नाइट्रिक एसिड में लिखा हुआ था कि एक विमेन थी जिसको उन्होंने 20 साल पहले नाइट्रिक एसिड दी थी और अभी तक भी उसका वॉशरमैन टेस्ट पॉजिटिव है। वॉशरमैन टेस्ट सिफिलिस के लिए होता है ना, तो वो पॉजिटिव है एंड स्टिल शी इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी सिम्टम्स। तो डॉक्टर हैनेमैन ने खुद ही कहा है कि सिफिलिस इज़ नॉट नेवर अ डेडली डिजीज़। जो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है एलोपैथिक स्कूल में, दैट इज़ द डेडलीस्ट थिंग जो एक पेशेंट के साथ की जा सकती है, ठीक है। सो सिफिलिस कभी भी डेडली डिजीज़ थी ही नहीं, जो उसका ट्रीटमेंट है वो ख़राब था और उसके ट्रीटमेंट के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिससे पेशेंट को क्रॉनिक सफरिंग होती है। अगर किसी को पता ही नहीं चला उसको सिफिलिस था और उसने कोई ट्रीटमेंट लिया ही नहीं तो ही विल बी मोर देन फाइन इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ ट्रीटमेंट फ्रॉम एलोपैथिक ओल्ड स्कूल जहाँ पे उसको और वर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्रैकिंग इन ईयर्स ऑन मैस्टिकेटिंग, कुछ चबाएगा तो भी क्रैकिंग होगी और मैस्टिकेटिंग मतलब कुछ चबाने से क्रैकिंग होगी। ऑफ द जॉइंट्स ऑन मोशन, और मोशन से भी ईयर्स में क्रैकिंग होगी। और किस में हो सकता है, कॉक्यूलस और ग्रेफाइटस। अब ना ईयर पैथोलॉजी में ग्रेफाइटस जैसी रेमेडी है बिल्कुल नाइट्रिक एसिड। अभी हम आगे एक और सिम्टम देखेंगे जिसमें आपको ग्रेफाइटस का रिलेशन मिलेगा। फिर हैमरेज फ्रॉम बॉवेल्स, मैंने आपको बताया था कि हैमरेज ब्लीडिंग की टेंडेंसी रहती है, तो हैमरेज फ्रॉम बॉवेल्स इन टाइफॉइड और टाइफस। फिर क्रोटेलस आती है, म्यूरियाटिक एसिड आती है क्योंकि ये टाइफॉइड के लिए अच्छी रेमेडी है और हेमरेजिक डायथिसिस की रेमेडी है क्रोटेलस। आफ्टर मिसकैरेज, अगर बॉवेल से हेमरेज हो रहा हो या फिर नहीं हेमरेज हो रहा हो आफ्टर मिसकैरेज, और पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा हो। ओवर एक्सर्शन ऑफ बॉडी
या फिर ब्राइट, प्रोफ्यूज और डार्क। और जो हेमरेज का जो नेचर है वो है ब्राइट, प्रोफ्यूज और डार्क। प्रोफ्यूज स्वेट ऑफ हैंड्स एंड फीट, ये मैंने लिखा हुआ है खुद से, तो फिजिकल जनरल्स बहुत सारे हैं इसके। वेरी सेंसिटिव टू रैटल ऑफ वैगन्स ओवर पेव्ड स्ट्रीट, हेडेक फ्रॉम प्रेशर ऑफ हेड। प्रेशर ऑफ हेड से हेडेक होगा, ठीक है, प्रेशर ऑफ हेड से हेडेक होगा, याद रखना। कैलकेरिया फोर्स, कार्बोवेज, नेटम्यूर, इनमें भी होता है प्रेशर ऑफ हेड से हेडेक। हार्डनेस ऑफ हियरिंग, जो हार्डनेस ऑफ हियरिंग है, जो उसे सुनाई नहीं दे रहा, जो डेफनेस है थोड़ी बहुत, वो कैसे सही होगी? जब वो किसी शोर वाले इलाके में होगा, जब शांति में बैठा होगा तो उसे नहीं सुनाई देगा ठीक से, शोर वाले में होगा तो सुनाई देगा। बाय राइडिंग इन कैरेज और ट्रेन, तो ग्रेफाइटस में भी ऐसा होता है। ओजाइना, ग्रीन कास्ट फ्रॉम नोज एवरी मॉर्निंग, तो ओजाइना, अब देखो इसके जो डिस्चार्जेज है उनका कलर याद रखना, ग्रीनिश है, और दूसरे ब्राउन और डर्टी, ठीक है, डर्टी येलो। देन जीआईटी में देखेंगे तो डायरिया, मैंने पहले ही बताया था, ऐसे लोग जिनमें डायरिया होता है। ग्रेट स्ट्रेनिंग बट लिटिल पासेस, ऐसा लगता है कि फीसिस जो है वो अंदर ही रह गई एंड इट कैन नॉट बी एक्सपेल्ड, जैसा एल्यूमिना में होता है। पेन एज इफ रेक्टम और एनस वर टॉर्न और फिजर्ड, नेटम्यूर, ठीक है, नेटम्यूर इसके रिलेशन में भी दे रखी है। नेटम्यूर में भी सेम इस तरह का पेन होता है, एज इफ जो एनस है और रेक्टम इज टॉर्न और फिजर्ड। वॉयलेंट कटिंग पेन्स आफ्टर स्टूल, स्टूल के बाद बहुत वॉयलेंट पेन होगा। मैंने आपको बता दिया कि वो जो एक स्टिमुलस है, वो अगर स्टूल हो गया तो उसके बाद जो आफ्टर द पैसेज ऑफ स्टूल जो पेन स्टार्ट होंगे घंटों तक रहेंगे, लास्टिंग फॉर आवर्स, जैसा रेटेनिया सल्फर में भी होता है। एंड अगर डूरिंग भी हो, आफ्टर भी हो, तो वो मर्क्यूरियस में होता है, ठीक है, डूरिंग द पैसेज एंड ऑल्सो आफ्टर द पैसेज, तो मर्क्यूरियस में होता है। और साथ में इसमें टेनिसमस भी होता है मर्क्यूरियस में। देन फिजर्स इन रेक्टम, तो एनल फिजर्स के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है नाइट्रिक एसिड। टीयरिंग, स्पाज्मोडिक पेन्स ड्यूरिंग स्टूल्स, लैंसिनेटिंग इवन आफ्टर सॉफ्ट स्टूल, सॉफ्ट स्टूल्स के बाद भी पेन होंगे, तो एल्यूमिना, सॉफ्ट स्टूल के बाद भी अगर कुछ रह रहा है, पेन हो रहा है, तो एल्यूमिना आप जरूर सोचना। नेटम्यूर एंड रेटेनिया। देन यूरिन, यूरिन में स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन लाइक हॉर्स यूरिन, कोल्ड व्हेन इट पासेस, मैंने आपको पहले ही बताया था, लोग सिर्फ इतना सिम्टम याद रखते हैं कि हॉर्स जैसी स्मेल है, बट कोल्ड व्हेन इट पासेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और यहाँ पे एक सिर्फ रेपर्टरी में 2 ही रेमेडीज़ हैं, अगेरिकस और नाइट्रिक एसिड, जिसमें नाइट्रिक एसिड की ग्रेडिंग हाई है, तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है। कोल्ड व्हेन इट पासेस, टर्बिड लुक लाइक रिमेन्स ऑफ अ सिडर बैरल, तो इसमें आप बेंजोइक एसिड के साथ भी कंपेयर करना, और अगर आंसर आपको पता लगता है कि बेंजोइक एसिड के साथ क्या कंपैरिजन है इसका, बेंजोइक एसिड और नाइट्रिक एसिड के जो यूरिन है उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। जो ट्राई ऑफ ऑफेंसिव यूरिन होता है उसमें 3 रेमेडीज आती है, सीपिया, बेंजोइक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, याद रखना, ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ट्रायो ऑफ ऑफेंसिव यूरिन, सीपिया, बेंजोइक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। देन स्किन पे वॉट्स होंगे, साइकोटिक था ना, साइकोटिक रेमेडी, वॉट्स, कॉन्डाइलोमाटा, साइकोटिक और सिफिलिटिक। लार्ज जैग्ड, पिडंकलेटेड, ब्लीडिंग रेडिली, देखो ब्लीडिंग टेंडेंसी यहाँ भी आ गई, हेमरेजिक टेंडेंसी, और वॉशिंग, मॉइस्ट, ऊजिंग, स्टिकिंग पेन, अब देखो स्टिकिंग पेन है, और कॉन्डाइलोमाटा है, वॉट्स है, तो स्टेफिसेग्रिया। मैंने आपको ट्राई ऑफ कॉन्डाइलोमाटा भी बताया था, 3 ही रेमेडीज थी, थूजा, स्टेफिसेग्रिया और नाइट्रिक एसिड, याद रखना। ट्राई ऑफ कॉन्डाइलोमाटा 2 मैंने आपको ट्रायो भी बता दिया है। देन एग्रीवेशन, इवनिंग में होगा, नाइट में होगा, मिडनाइट के बाद होगा। कॉन्टैक्ट, स्लाइटेस्ट कॉन्टैक्ट, अभी जब हमने एनल फिशर्स की बात की थी या पेन की बात की थी, तो स्लाइटेस्ट कॉन्टैक्ट से पेन रिन्यू हो जा रहे थे, है ना। चेंज ऑफ टेम्परेचर और वेदर, ड्यूरिंग स्वेट, जब ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ऑन वॉकिंग और वाइल वॉकिंग, इन सब में एग्रीवेशन है। एमिलरेशन है वाइल राइडिंग इन अ कैरेज, जो कि रिवर्स है कॉकुलस का, कॉकुलस में वाइल राइडिंग इन अ कैरेज एग्रीवेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री है इसकी आर्सेनिक और कैलेडियम। इनिमिकल है लैकेसिस, मोस्ट सिमिलर रेमेडीज आर इनिमिकल, ठीक है, तो लैकेसिस से ये इनिमिकल है। और रिजेंबल है रिजेंबल करती है ये आर्सेनिक इन मॉर्बिड फियर ऑफ कॉलेरा, आर्सेनिक में भी होता है मॉर्बिड फियर ऑफ कॉलेरा। और डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है इसको मर्क्यूरियस से, क्योंकि मर्क्यूरियस में भी डाइजेंट्री में वही सेम सिम्टम्स होते हैं, स्टूल पास करने के बाद पेन होता रहेगा, बट आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। मर्क्यूरियस इज यूजफुल इन लाइट हेयर्ड पर्सन्स, और ये डार्क कॉम्प्लेक्शन रिजिड फाइबर पर्सन में ज़्यादा काम करती है। रिलीव्स एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एब्यूज ऑफ मरकरी, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ओवरडोजिंग की गई हो मरकरी से, तो उसके बाद अगर कुछ बीमारी हो गई तो उसको ये रिलीव कर देती है। स्पेशली इफ़ देयर बी एरेथिज्म
बैड इफेक्ट्स ऑफ रिपीटेड डोजेज ऑफ डिजिटैलिस, अगर किसी को डिजिटैलिस के रिपीटेड डोजेज दिए गए हों और उसकी वजह से उसे बैड इफेक्ट्स हो गए हों तो नाइट्रिक एसिड दे सकते हैं। फॉलोज वेल आफ्टर कैलकेरिया, और बहुत अच्छा काम करती है कैलकेरिया के बाद, हेपार के बाद, मर्क्यूरियस के बाद, नेट काप के बाद, पल्सेटिला के बाद और थूजा के बाद, बट काली काप के बाद इज़ मोस्ट इफेक्टिव आफ्टर काली काप। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, इज़ मोस्ट इफेक्टिव आफ्टर काली काप। एक पीजी क्वेश्चन बन सकता है और हमें ऐसी चीज़ें बार बार इग्नोर कर देते हैं। मैं तो अब तक भी नहीं पढ़ा था, मैं 3-4 बार पढ़ चुका हूँ नाइट्रिक एसिड, बट अब तक भी ये सिम्टम नहीं पड़ा था, बट अब आपको पढ़ा दिया तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि इज़ मोस्ट इफेक्टिव आफ्टर काली काप। आपने किसी को काली काप दी, अच्छा काम करी, फिर आपने दोबारा की स्टिकिंग करी, टोटलिटी ली, नाइट्रिक एसिड आ रही है, और तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप नाइट्रिक एसिड प्रिस्क्राइब कर सकते हो अगर सेकंड या थर्ड पे भी आ रही है नाइट्रिक एसिड रेपर्टरी में। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।